Hello students, today in this video we are going to read your poem 3, class 9, textbook Your Beehive, Rain on the Roof, written by कोर्स स्किनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 9 में बिहाइव की टेक्स्ट बुक में रेन ऑन द रूफ जो पोइम 3 है उसको हम पढ़ेंगे। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, टाइटल से पता लग रहा होगा, रेन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा। तो अबाउट द पोइम, कविता के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं इससे पहले कि हम इस पोइम को समझें। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश आसमान में काले बादल छाए हों और बारिश शुरू हो जाए, it starts raining. Have you ever been listened to the patter of soft rain on the roof? तो क्या आपने कभी धीमी धीमी बारिश की टिप टिप की आवाज़ छत पर सुनी है? पैटर यानी जो टप टप की आवाज़ होती है बारिश पर, छत पर जो टप टप की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के यहाँ टील लगे हों तो उन पर आवाज़ आती है। तो उस छत पर जो बारिश की आवाज़ आती है, पैटर टिप टिप की, उसको सुनने की बात इस पोएम में की गई है। तो क्या आपने कभी धीमी बारिश की ये टिप टिप की आवाज़ छत पर सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में क्या विचार कौंधते हैं जब आप यह मधुर नेचर, प्रकृति का संगीत सुनते हैं? Melody of nature. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. ये कविता पोइम को पढ़ेंगे और सोचें कि पोइट ने, कवि ने बारिश की आवाज़ सुनते हुए क्या सपने देखे। तो बारिश सबको अच्छी लगती है, बच्चा हो बड़ा हो सबको अच्छी लगती है। बारिश में जो पानी की आवाज़ बूंदों की होती है, जब तेज़ बारिश होती है तो तेज़ आवाज़ आती है और वो आवाज़ को सुनने का एक अलग ही माहौल होता है। मानसून जब आता है तो हम बहुत कुछ करने के लिए उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो बारिश हमारे लिए बहुत अच्छा सुख का प्रतीक होती है, परंतु ये भी है कि उन लोगों के लिए ये कभी कभी दुख का कारण भी बनती है जो बेघर होते हैं, जिनके घर नहीं होते या फिर कोई झोंपड़ी या छप्पर में रहते हैं। तो उनकी जब बारिश होती है तो उससे पानी टपटपाता है और वो बेचारों का पूरा जो ज़मीन पर छप्पर लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं जिसमें वो रह रहे हैं, वो भी पूरा गीला हो जाता है, एक नाव बन जाती है। और जानवरों की तो और भी हालत ख़राब होती है, उस समय उनको बैठने उठने को जगह भी नहीं रहती। परंतु पहले हम इस पोइम में आनंद लेंगे जो कि रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा का कवि महसूस करता है, फीलिंग करता है। उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उन फीलिंग्स को हम समझेंगे। उन फीलिंग्स को समझने के बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, उसमें आप लाइनें पढ़ें। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स आप देख लें वोकेबलरी के। ह्यूमिड, ह्यूमिड माने होता है नम यानी वेट। जो चीज़ें बारिश होती है तो चीज़ें नम हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, तो यहाँ पर ह्यूमिड माने होता है वेट यानी गीला। और ये होवर जो है, होवर माने होता है मंडराना, अपीयर ओवर, जब बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं तो उसको होवर बोलते हैं। ठीक है। और स्टारी अफेयर्स, स्फेयर्स जो है, स्टार माने तारे, सितारे आप जानते हैं। तो स्टारी स्फेयर्स माने स्टार्स एज स्फेयर्स, जो तारे एक क्षेत्र के रूप में रहते हैं, तारा रूपी क्षेत्र जो उसको बादल में हमको दिखता है वो स्टारी स्फेयर्स होता है। और यहाँ पर मेलंकोली है, इसका मतलब होता है उदास होना, सैड होना। ठीक है। फिर आता है आपका एक कॉटेज चैम्बर। कॉटेज चैम्बर यानी रूम इन ए हाउस, घर में जो रूम होता है वो कॉटेज चैम्बर होता है, घर का कमरा कोई भी। और पैटर, ये शब्द आया है, पैटर मतलब
वर्षा के गिरने से जो पटपट की आवाज़ सुनाई देती है हमको छत पर या टीनों पर, या कंगूरे लगे रहते हैं घरों के ऊपर, छोटे छोटे पत्थर, उन पर जो पटपट की आवाज़ होती है उसको पैटर बोला जाता है। और इसके बाद ओवरहेड यानी कि हमारे सिर के ऊपर, एबव द हेड, ये होता है। तो इन मीनिंग के बाद में अब हम इस स्टैंजा के लाइनों को समझेंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब नम परछाइयाँ, गीली परछाइयाँ बादल की तारे रूपी क्षेत्र में, स्टारी स्फीयर्स, तारे रूपी क्षेत्रों के ऊपर होवर, मंडराती हैं। In this stanza, the poet says that at this time the clouds hover over all the stars, making them unseen at this time. स्टार रूपी जो तारे सितारों का क्षेत्र है उसमें वो ढक जाता है बादलों से और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ छाया दिखाई देती है। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधेरा, मेलेंकोली डार्कनेस, जो उदास अंधेरा है, दुखी अंधेरा है, वो वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा, रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा जेंटली, नाजुकता से रोता है। दिस सैड डार्कनेस मेक्स हिम सैड एंड रिफ्लेक्टिव। द रेन सीम्स टू मिरर हिज इमोशंस एज इट लुक्स लाइक टीयर्स। ऐसा लगता है इस छंद में, ये कभी कहता है कि जैसे मतलब बादल तारों पर छाए हैं जिनसे भी दिखाई नहीं देते, वो उदासी वाला अंधेरा उसे उदास और चिंतनशील बना देता है। और वर्षा, रेन जो है, उसकी भावनाओं को दर्शाती दिखती है, क्योंकि मनुष्य की आंखों से धीरे धीरे गिरने वाले आंसुओं की तरह से ही ये होता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और सिर पर इस नर्म वर्षा रेन को पटपट की आवाज़ सुनते हुए लेटे रहना कितना अच्छा लगता है। कभी अपने कमरे में पलंग के ऊपर लेटा हुआ है और वर्षा की बूंदें छत पर गिर रही हैं और किसी अकेले व्यक्ति की तरह वो तकिया को दबाए हुए लेटा हुआ है और सिर के ऊपर ओवरहेड, उसके छत पर जो कंगूरे लगे हुए हैं, पत्थरों की छत है, उस पर जो पटपट की पैटर की आवाज़ आ रही है, वो कभी क्या उसकी फीलिंग आती है, तो वो तकिए को दबाए हुए पलंग पर अपने लेटा हुआ है। कॉटेज चैम्बर यानी जो घर का कमरा है। तो इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट एट दिस टाइम द क्लाउड्स होवर ऑल द स्टार्स मेकिंग देम अनसीन एट दिस टाइम। दिस सैड डार्कनेस मेक्स हिम सैड एंड रिफ्लेक्टिव। The rain seems to mirror his emotions as it looks like tears falling softly from human eyes. It is a bliss than to press the pillow lying in a cottage bed when the rain is pouring on the roof. The sound of raindrops on the roof enables the poet to recover from his gloomy thoughts. The stanza revives a picture of the rain falling and the poet reclining in a cottage bed at such an evening. ये स्टेंजा ऐसी शाम को जो वर्षा के गिरने की तस्वीर और कवि के अपने घर के कमरे में कॉटेज के बिस्तर में आराम से लेटा हुआ है, उस तस्वीर को ये बिल्कुल जीवित कर देता है। ये जो स्टेंजा है इस कविता में जो बताया गया है। आगे देखें। Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ये अगला स्टेंजा है। यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी मीनिंग आप देखें। टिंकल, यहाँ पर ये शब्द आया है टिंकल। टिंकल माने होता है टनटनाने की आवाज़। जो साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन स्मॉल स्टोन्स, जो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स जो छत पर कंगूरे लगे रहते हैं, पत्थरों की छत होती है, जिसको शिंगल बोला जाता है। आपके आगे ये शिंगल जो दिया हुआ है, ये शिंगल्स को ही पीस ऑफ स्टोन, जिसको रोड़ियाँ भी बोलते हैं, रोड़ियाँ लगी रहती हैं छत पर, उन पर जब पानी की बारिश की आवाज़ पड़ती है तो वो टिंकल होती है, वो टनटनाने की आवाज़ होती है।
ठीक है। और फिर इको यानी कि गूंज, रिसाउंडिंग, किसी भी चीज़ की गूंज होती है रिसाउंडिंग, तो वो इको होता है। और फैंसीज, फैंसीज यानी कि इमेजिनेटिव थिंग्स, कुछ काल्पनिक चीज़ें। और रिकलेक्शंस माने हमारी जो रिकॉलिंग, यादगारें होती हैं, जो पुरानी यादें हमको आती हैं उसको बोलते हैं। और एक शब्द आया है अपॉन द वूफ। ये वूफ माने एक किसी धागे से बुना हुआ एक ताना बाना होता है, वूफ इसको बोलते हैं। तो स्टेंजा को देखें। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। रोड़ियों पर हर एक, एवरी, टनटनाने की आवाज दिल में गूंजती है, हार्ट में इको करती है। जो भी रोड़ियों पर जो पत्थर लगे हुए छत पर, उन पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो टनटनाने की आवाज आती है, वो दिल में गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों स्वप्न जैसी फैंसीज, कल्पनाएं शरीर में प्रारंभ हो जाती हैं। शरीर में कल्पनाएं, फैंसीज आना शुरू हो जाती हैं, हजारों स्वप्न आते हैं, उस तरीके से कल्पनाएं, फैंसीज आना शुरू हो जाती हैं उस बारिश की आवाज़ को सुन करके। यानी कभी अपने पिछले दिनों को याद करने लगता है। और एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और हजारों स्मृतियां, रिकलेक्शंस, पुरानी यादें, हवाई धागों द्वारा, एयर थ्रेड्स द्वारा बाने में पुरोई जाती हैं। यानी एक ताना बाना यादों का है, उसमें उन हजारों स्मृतियां उन ताने बाने में बुनी हुई है हवाई धागों, एयर थ्रेड्स के द्वारा। एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे मैं छत पर वर्षा की पटपट की आवाज़ सुनता हूँ तो ये सब मुझे सुनाई देता है। तो in this stanza the poet describes how every tinkle of the raindrops on the shingles has an echo in the heart। इस स्टेंजा में कवि बोलता है कि कैसे रोड़ियों पर वर्षा के गिरने की खनखनाहट, टनटनाहट उसके दिल में गूंज करती है। The raindrops make a tinkling sound falling on the shingles। वर्षा की बूंदें रोड़ियों पर गिरने से खनखनाहट, टनटनाहट उत्पन्न करती है। Each sound made by the rain is repeated by the next instant by the beating of his heart। और बारिश से उत्पन्न हर आवाज उसी क्षण उसके दिल के जो चलने की ब्रीदिंग है, बीटिंग हुए धड़कन उसकी आवाज से दोहराई जाती है। What the poet has been imagining at this instant is beginning to assume a physical shape before his eyes। इस मूमेंट में कवि सोच रहा है कि वह उसकी आंखों के सामने एक सपने उसके शारीरिक शक्ल ले रहे हैं, इमेजिन हो रहा है उसको। द पोइट बिकम्स नॉस्टैल्जिक। यहाँ पर नॉस्टैल्जिक सिचुएशन इस पोइम में आई है। नॉस्टैल्जिक शारीरिक शक्ल यानी कि कोई चीज़ का लेना, यानी कवि वर्षा के छत पर गिरने के कारण अपनी यादों में आतुर हो जाता है। एंड ऑल हिज मेमोरीज केम टू एक्वायर अ फिजिकल शेप बिकॉज ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। छत पर बारिश के कारण से गिरने के कारण वो यादों में आतुर हो जाता है। दीज मेमोरीज आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये सारी जो मेमोरीज हैं वो एक शारीरिक आकृति लेने लग जाती हैं, वो केवल ये स्मृतियाँ स्पष्ट नहीं हैं। These memories are not distinct but have entwined into a single patchwork। परंतु एक अकेले जो ताने बाने में ये जुड़ी हुई हैं। These have been woven into a kind of cluster as he listens to the patter of the rain upon the roof। ये एक प्रकार के इस तरीके वुवेन जो रूफ में बुनी हुई हैं, जैसे वो छत पर वर्षा की पटर पटर की आवाज़ को सुनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेंजा। आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पिक है, इसमें घर होता है। इस तरह के घर में ऊपर छत पर इस तरह के छोटे छोटे पत्थरों से छत बनी होती है, कंगूरे होते हैं, उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। तो यही इस पोएम में बताया गया है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। अब यहाँ पर कुछ आप मीनिंग देखें अगली स्टेंजा में। इसमें
एगोन ये जो आया है ये शब्द बायगोन के लिए होता है, यानी बीता गया समय, जो ईयर्स एगोन यानी कि बायगोन जो निकल चुका है वो समय। डार्लिंग ड्रीमर्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, इसको आप याद रखें। हेयर इसका मतलब है दो चिल्ड्रन हु ड्रीम ऑफ देयर मदर्स लाइक द पोइट। जैसे कवि सपनों में खोए रहता था तो उसके जो भाई बहन थे, सिबलिंग जो थे, वो भी उस समय उसके साथ सोते थे रूम में, तो वो जो सो के सपने देखते थे रात में, तो इसलिए उनको डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया है, उसके भाई बहनों को। एयर ये जो शब्द है ये बिफोर के लिए है, पहले, बिफोर शी लेफ्ट, यानी एयर मानी यहाँ क्या है, बिफोर, ठीक है। और फिर है डॉन, तो ये डॉन तो अर्ली मॉर्निंग को आप बोलते हैं, आप जानते हैं अर्ली मॉर्निंग को डॉन बोला जाता है। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब उसकी मेमोरी में कभी कहता है मेरी माँ आती है। इस बारिश हो रही है, ऊपर उसको सारी यादें आ रही हैं, उन्हीं यादों में वो अपनी माँ को याद करता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब स्मृति में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो कई बीते गए सालों में किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अर्थात क्या करती थी माँ, वो सपने देखने वाले जो हमारे भाई बहन थे, डार्लिंग ड्रीमर्स जो थे, डार्लिंग माने हमारे प्यारे जो भाई बहन थे, उनको प्रातः काल से पहले, बिफोर शी लेफ्ट देम, उनको वो छोड़ जाती थी, सो होने से पहले उनको वो छोड़ जाती थी। यानी कि ये यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि उनकी जो माँ थी वो रात को जब ये कवि और कवि के साथ उसके भाई बहन जब सोते थे तो उसकी माँ उनको एक बार लास्ट टाइम देखने आती थी, ठीक है, और फिर वो अपने चली जाती होगी देख करके, और वो माँ उन बच्चों को बड़े प्यार से देखती थी और देख करके चली जाती थी कि उसके सारे बच्चे बड़े आराम से स्वप्न देखने के लिए गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो कवि को वो पल याद आता है, वो माँ की बात याद आती है कि किस प्रकार से माँ हमको देखने के लिए आया करती थी, प्रातः काल तक हम शांति से सोएं, स्वप्न देखें सभी भाई बहन, तो उस पोजीशन देखने के लिए हमको माँ आती थी। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ओ I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। कवि कहता है इस स्टेंजा में कि उसकी यादों के क्लस्टर में, कुंज में, उसकी जो माँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लें यहाँ पर कि in this stanza the poet says that in the cluster of the memories the memory of his mother comes first। मतलब उसकी यादों के में उसकी जब माँ की सबसे याद आती है तो उसके बचपन में उसकी माँ उसको और उसके भाई बहनों को देखा करती थी। In his childhood his mother used to look at him and his siblings as they were sleeping having some pleasant dreams। ठीक है, जब वो कुछ मस्त अच्छे वाले सपने देखने के लिए सोते थे तब माँ उनको देखा करती थी। और शी यूज्ड टू लुक एट देम एज सच एवरी नाइट, और ऐसा वो हर रात देखा करती थी। शी न्यू दैट शी वॉन्ट सी देम अगेन टिल द डॉन, वो जानती थी कि वो उन्हें दोबारा सुबह, जल्दी सुबह फिर नहीं देखेगी। In this stanza, the poet established a kind of emotional bond with his mother through recollecting his past। इस स्टेंजा में कवि ने अपनी माँ के साथ अपने पास्ट को याद करने के द्वारा एक प्रकार का अपना भावनात्मक इमोशनल बॉन्ड स्थापित करने की कोशिश की है। Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। इन लाइनों में आप देखें, फॉन्ड यानी होता है कोई प्रिय, जब देखते समय कोई आदमी बड़े प्यार से देखता है तो उसको फॉन्ड बोला जाता है। और रिफ्रेन माने होता है संगीत, म्यूजिक, ठीक है। तो कवि कहता है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जैसे मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं उस अपनी माँ की जो मेरे ऊपर प्यारी सी नज़र का अनुभव करता हूँ मैं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जब वो बात मुझे याद आती है, उस आवाज़ को सब मैं सुनता हूँ, बारिश की आवाज़ को, तो
मेरे माँ जो मुझे प्यार से देखती थी, प्यार की नज़र का अनुभव मैं करता हूँ, जो वर्षा के पटपट गिरने के द्वारा रोड़ियों पर उत्पन्न की जाती है। Which I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. The poet says here that he feels while recollecting his past how his mother used to look at him fondly in his childhood. अपने पास्ट को याद करते हुए कवि यहाँ कहता है कि कैसे उसकी माँ उसके बचपन में प्यार से उस पर देखा करती थी। She would bend down and watch over him in particular. वो झुकती और खास करके उस कवि को देखती थी उसकी माँ। The poet feels his mother's bond through the evocation of his past as the receptive rhythm of raindrops falling on the shingles on the roof goes on. पोइट अपने पास्ट में याद करता हुआ अपनी माँ के साथ बंधन को, बॉन्ड को फील करता है, जैसे छत पर रोड़ियों पर बरसा के गिरने की बार बार लय चलती है, जो म्यूजिक की रिदम बनी हुई है, उसको सुन करके वो माँ की बातों को याद करता है। तो ये आपको छत पर इस तरीके से लगे रहते हैं कंगूरे कई घरों पर, और बारिश की बूंदें गिरती हैं तो इन पत्थरों पर जब पड़ती हैं तेज बारिश की बूंदें तो वो पटपट की आवाज़ करती हैं। पिक्चर में आपको इस तरह की छत पर नज़ारे देख सकते हैं आप। तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। तो पहले कुछ 4-5 फ्रेज दिए गए हैं। कवि कहता है कि जो फ्रेज दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो फ्रेजेज हैं, वाक्यांश, वो तुम्हें क्या अर्थ देते हैं, अपने डिस्कस करो, क्लास में इस बात का डिस्कस करो। तो सबसे पहला हम इसके आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी आपके फ्रेजेस दिए हैं उनके आंसर उसी के साथ में दे रहे हैं। तो सबसे पहले है ह्यूमिड शैडोज, यानी ये शब्द आया है, ये सभी शब्द फ्रेजेस वो हैं जो पोएम में आए हैं। आपने फर्स्ट स्टैंजा में आया है ह्यूमिड शैडोज स्टारी स्फीयर्स। तो ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड शैडोज रिफर्स टू द डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन। ह्यूमिड शैडोज का अर्थ यहाँ पर ये है जो काले बादल जो कि बारिश रेन उत्पन्न करते हैं, बारिश लाते हैं, ऐसे काले बादल, उनको ह्यूमिड शैडोज बोला जाता है। दूसरा है स्टारी स्फीयर्स, ठीक है, तारों से भरा हुआ क्षेत्र। तो स्टारी स्फीयर्स रिफर्स टू द स्टार्स इन द स्काई, जो आकाश में तारे होते हैं उनको स्टारी स्फीयर्स बोला गया है। थर्ड है व्हाट अ ब्लिस, ये फ्रेज है व्हाट अ ब्लिस, यानी कि इसका अर्थ क्या है? परम सुख। ब्लिस माने सुख, आशीर्वाद, जो हमको लगता है कि हमको किसी ने दिया है, भगवान ने या हमारे माता पिता ने। तो व्हाट अ ब्लिस ये शब्द आया है। तो परम सुख जो है ब्लिस, वो क्या है? व्हाट अ ब्लिस रिफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड। यहाँ पर इसका मतलब कवि के मन में उठने वाली हजारों थाउजेंड काल्पनिक विचार हैं, इमेजिनरी थॉट्स हैं, फैंटेसीज हैं उसकी, जो उस कवि के दिमाग में मन में उठती हैं, उन्हीं को वो ब्लिस बोलता है, परम सुख बोलता है। फिर है फोर्थ, ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ये हजारों काल्पनिक तरंगें दिन के व्यस्त समय में हजारों काल्पनिक तरंगें, ये फ्रेज आया है ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग क्योंकि दिन में हर कोई बिजी रहता है, इसलिए इसको बिजी बीइंग बोला गया है। तो उस समय क्या सपने आते हैं? तो यहाँ फ्रेज का क्या मतलब है? दिस रिफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड। तो यहाँ पर भी वही जो उसके दिमाग में विचार आते हैं, जो हजारों कल्पनाएं हैं, फैंटेसीज हैं, वही यहाँ पर इनका मतलब है। पांचवा है ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी हजारों यादों का ताना बाना। एयर थ्रेड्स इनटू वूफ यानी हजारों यादों का ताना बाना, यानी जब कई यादें उसको एक साथ आती हैं दिमाग में तो वो एक ताने बाने के रूप में हो जाती हैं। तो ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दिस फ्रेज मीन्स द न्यूमरस यानी मैनी memories intermingle to form a beautiful picture that the poet recollects।
इस फ्रेज का मतलब ये है कि कवि के मन में हजारों यादें मिलकर के एक खूबसूरत चित्र बना रही हैं, मिलकर के, इंटरमिंगल माने आपस में मिलकर के एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना रही हैं जो कि कवि याद करता है, दैट द पोइट रिकलेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? कवि को क्या करना पसंद है जब बारिश होती है? जब बारिश होती है तो कवि क्या करना चाहता है, उसको क्या पसंद है उस समय, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, व्हेन इट रेन्स द पोइट फील्स डिलाइटेड टू लाई विद हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड। जब वर्षा होती है तो कवि बहुत खुश होता है, वो अपने घर में यानी चैम्बर कॉटेज जो है उसके घर का कमरा, उसमें तकिए पर सिर रख करके वो लेटा रहता है, अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड, एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द टाइल्स ऑफ द कॉटेज रूफ। और जो उसकी छत की ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं उन पर बारिश को की जो पटपट की आवाज़, पैटर की आवाज़ आती है, पटपट की आवाज़, उसको वो सुनता है और उसको वो पसंद भी करता है, क्योंकि उन्हीं बारिश की आवाज़ों को सुन करके उसके अपने माँ के समय का भी याद टाइम आ जाता है। क्वेश्चन 3 देखें, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू? तो यहां पर कवि के मन में एक इकलौती सबसे बड़ी यादगार क्या बात है? व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी, सबसे बड़ी एक अकेली याददाश्त क्या है, दैट कम्स टू द पोइट, जो कवि के दिमाग में आती है, मन में आती है। और यहाँ पर हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू, और डार्लिंग ड्रीमर्स से कवि का यहाँ क्या आशय है? तो आंसर देखें, द पोइट थिंक्स ऑफ हिज मदर लुकिंग फॉन्डली ऑन हिज फेस व्हाइल ही ले इन बेड। कवि सोचता है उन अपनी माँ के बारे में जब उसकी माँ प्यार से उसको देखती थी, उसके चेहरे को देखती थी, फॉन्डली ऑन हिज फेस, प्यार से उसके चेहरे को देखती थी, व्हाइल ही ले इन बेड, जब वो बिस्तर पर लेटा रहता था, सोया रहता था, तो कवि को याद आता है उसकी माँ प्यार से उसको देखती थी। तो ये एक सिंगल मेजर मेमोरी है जो उसको याद आती है, कवि के दिमाग में आती है, मन में आती है। और फिर द डार्लिंग ड्रीमर्स आर रिफर्ड टू द पोइट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन दे आर चिल्ड्रन। और डार्लिंग ड्रीमर्स से मतलब आशा ये है कि कवि के भाई बहन जो उस समय बच्चे थे, क्योंकि कवि भी उस समय बच्चा था, पुरानी याद है, तो भाई बहन जब छोटे थे तो डार्लिंग ड्रीमर से मतलब उनसे है यहाँ पर। 4th क्वेश्चन है पार्ट 1 का, इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या कवि एक बच्चा है, बालक है? क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? आपने पोएम पढ़ी तो आपको क्या लगा? इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड, क्या कवि अभी बच्चा है? तो आंसर है द पोइट इज नॉट अ चाइल्ड बट इज ग्रोन अप। कवि अभी बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। और क्या उसकी माँ जीवित है? हिज मदर इज नॉट अलाइव, उसकी माँ जीवित नहीं है, बट ही ऑफन रिकलेक्ट्स हर फेस, परंतु वो उसके माँ के चेहरे को अक्सर याद करता है, उसको अक्सर माँ का चेहरा याद आता है जो उसको सुला देती थी भाई बहन के साथ में। पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, अब जब आप छोटे थे, डिड योर मदर टक यू इन एज द पोइट्स डिड? क्या आपकी माँ ने भी आपको इसी तरीके से लपेट करके सुलाया था जैसा कि कवि की माँ ने किया था? इस तरीके से देखा करती थी, इस तरीके से प्यार से सुलाया था, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था क्या? ये क्वेश्चन है। तो आंसर है यस, माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड। मेरी माँ भी मुझको इस तरीके से सुलाया करती थी, लपेट करके प्यार से, जब मैं छोटा बच्चा था, जस्ट लाइक द पोइट्स मदर डिड, जैसा कि कवि की माँ ने किया। वेन एवर आई सेड दैट आई कुडंट वॉक, जब कभी मैं ये कहता था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं सकता, शी वुड लिफ्ट मी इन हर लैप, तो वो मुझे अपनी गोदी में उठा लेती, एंड कैरी मी, और मुझे ले जाती थी। शी यूज्ड टू बी वरीड वेन एवर समथिंग हैपेंड टू मी,
और वो चिंता भी क्या करती थी, जब कभी कुछ मुझे हो जाता तो उसकी वो चिंता भी करती थी, यानी कि वो बच्चे की केयर उसकी माँ करती थी, ऐसा मैंने कहा है। अब या आप इसको अपना कोई एक्सपीरियंस भी बच्चे लोग इसमें लिख सकते हैं, यदि चेंज करें तो ठीक है। क्वेश्चन 2 है, डू यू लाइक रेन? क्या आप बारिश आपको अच्छी लगती है? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? आप क्या करते हैं जब बारिश धीरे या तेजी से आती है, जैसा कि कविता में बताया गया है। तो जब बारिश स्टेडली या हैवीली, धीमे चले या तेजी से चले, तो आप क्या करते हैं उस समय? क्या आप बारिश को पसंद करते हैं? तो आंसर है यस आई लाइक रेन। हाँ, मैं बारिश पसंद करता हूँ। When it rains steadily, I get into my house and enjoy the weather with family. I also enjoy eating some local food in rain. जब भी वर्षा होती है, धीमे हो तेज हो, तो मैं अपने घर में रहता हूँ, मौसम का आनंद लेता हूँ परिवार के साथ में, और मैं अच्छा लोकल फूड जो भी पकौड़ी वगैरह अपने एंजॉय करता हूँ खाते हुए अपने परिवार के साथ में। बच्चों, ये आंसर आपको सेल्फ लिखना है, इनके इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जो कुछ करते हैं, जैसे कि आप छाता लेकर के बारिश में घूमने निकल जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, आपको बारिश में अच्छा लगता है, ऐसा वैसा आप एक्सपीरियंस अपना भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपना लिखा है। क्वेश्चन 3 है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. क्या सबके पास कोजी बेड होते हैं, आरामदायक बिस्तर होते हैं जब वर्षा होती है? Does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? जब बारिश होती है तो क्या सबके पास आरामदेह बिस्तर होते हैं? अपने चारों तरफ देखो, लुक अराउंड। क्वेश्चन ये है कि आप अपने चारों तरफ देखो एंड डिस्क्राइब, और वर्णन करो, हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और एनिमल्स, जानवर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सीक शेल्टर, अपने लिए एक आश्रय ढूंढते हैं, शरण ढूंढते हैं बारिश के समय जब बारिश होती है। तो इसका आंसर देना है। तो अब हम जानते हैं कि हर किसी के पास इतने अच्छे आरामदायक बिस्तर नहीं होते, कोजी बेड नहीं होते। एवरीवन डजंट हैव अ कॉटेज, हर किसी के पास कुटिया घर नहीं होता, एंड ए कोजी बेड, और आरामदायक बिस्तर नहीं होता। देयर आर पीपल हु लिव इन स्मॉल हट्स, ऐसे लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स देयर लाइफ इज मोस्ट मिजरेबल, मानसून के दौरान उनका जीवन बहुत ही दयनीय होता है, मिजरेबल होता है। देयर हट्स आर हाफ शंक इन वाटर, उनकी जो हट्स होती हैं, झोपड़ियाँ, वो आधी पानी में डूबी रहती हैं। एंड लुक लाइक बोट्स, और बिल्कुल नाव की तरह, बारिश में नाव होती है, नदी में नाव होती है, उस तरीके से उनके घरों की हालत हो जाती है। द स्ट्रे एनिमल्स हैव नो प्लेस टू गो, घूमते घामते बेचारे जो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली, उनके लिए तो कोई जगह जाने की होती ही नहीं है। दे स्टैंड मोशनलेस इन द पोरिंग रेन, वो तेजी से होती हुई बारिश में मोशनलेस, चुपचाप खड़े रहते हैं। सम अनफॉर्चुनेट पीपल डोंट ओन हट्स आइदर, कुछ तो दुर्भाग्यशाली ऐसे लोग भी हैं जिनके ओन हट्स, खुद की झोंपड़ियां भी नहीं हैं। ड्यूरिंग द रेन्स देयर लॉट इज नो बेटर देन दैट ऑफ द होमलेस एनिमल्स, और बारिश के दौरान उनका लॉट, उनका भाग्य भी उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसा कि जानवरों का होता है, जो होमलेस होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता। तो वैसी ही हालत उनकी होती है जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, एक वीडियो में किसी में भी एक ही बार आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, बार बार हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। सिंपल है सब्सक्राइब करना, आपके सामने लाल कलर से मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप टच करेंगे, टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब बदल जाएगा व्हाइट कलर में।
इस तरीके से चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब बगल में घंटी दी हुई है, बेल आइकॉन दिया हुआ है, आप इसको जरूर टच करें। टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आप जरूर दबाएं। इसके दबाते ही मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।